हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास का टाइटल चेंज किया गया है बच्चों, और उसके पीछे कारण ये है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। आज वैसे तो डिस्कशन होना था, लेकिन मुझे पता है कि कल ही मैंने आप लोगों को जो है टॉपिक कंप्लीट कराया था और उसका होमवर्क दे दिया था, तो थोड़ा सा परेशानी आ सकती है कुछ बच्चों को होमवर्क कंप्लीट करने में। इसलिए बच्चों, होमवर्क वाली क्लास को, डिस्कशन को कल के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है ना? देखो आपका कितना ध्यान रख के चलता हूं मैं। हर एक पल तुम्हारी परेशानी कोई अगर हो सकती है तो मुझे पता होती है कि अब मुझे इन बच्चों को ना इस तरीके से नहीं, ऐसे आगे लेके जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है एसएचएम होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद मेरा प्लान ये है कि मैं जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद 12th के टॉपिक शायद स्टार्ट कर सकता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर, ये 3 टॉपिक बच्चों हम जो है 1 महीने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 11th के बच्चे भी हमारे इस बैच में हैं, लेकिन ज्यादातर 11th के बच्चे जिन्होंने इस कोर्स को एनरोल किया है, 11th वाले, वो सारे के सारे बैकलॉग से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो 11th के बच्चे जो बैकलॉग से जूझ रहे हैं, उन बच्चों को हम जो है एक सहूलियत मिल जाएगी। हम जब तक 3 टॉपिक कंप्लीट करके आएंगे ना, तब तक वो 11th वाले बच्चे बैकलॉग कंप्लीट कर लेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद मैं प्लान कर रहा हूं कि 12th के टॉपिक्स हम जो है स्टार्ट कर दें, और करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन तीनों टॉपिक्स को हम पहले निपटा दें। फिर उसके बाद हम 11th के टॉपिक्स को दोबारा से चालू कर सकेंगे। ठीक है, 11th वालों का जो सिलेबस है वो वैसे भी कंप्लीट होता है हमारा जो है जनवरी में जाके, तो जनवरी में तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। तो 11th वाले टॉपिक्स को अगर हम बाद में भी करेंगे ना, तो कम से कम बैकलॉग कंप्लीट करके पास में तो आ जाएंगे। ठीक है, यस, आज रात को बच्चों 8 बजे टेस्ट है, 8 PM। 8 PM बच्चों आज का हमारा टेस्ट होगा, 8 to 9, 8 to 9 PM होगा बच्चों आज का टेस्ट जो है। एसीएमआई वाला तो बाद में आता है ना, पहले इलेक्ट्रो करंट कैपेसिटर आता है। ठीक है, इलेक्ट्रो करंट और कैपेसिटर, इन 3 टॉपिक्स को पहले हम निपटाएंगे एसएचएम के बाद। थोड़ा सा ये प्लान को चेंज किया है। चलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, जिसमें रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है। ठीक है, ऐसे मोशन को बच्चों हम कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन के अंडर पढ़ते हैं। इसी को हम बच्चों इन शॉर्ट सीटीआरएम भी बोलते हैं। ठीक है, इसी का नाम होता है बच्चों सीटीआरएम। इसी को हम सीटीआरएम बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले, ठीक है, फिर मैं आपको इसके कुछ इलस्ट्रेशन देके समझाऊंगा। कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशनल मोशन क्या होता है बच्चों? When axis of rotation of body is in translatory motion, then motion of such particle then motion of such body is called combined translational and rotational motion.
विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। तो यहां पे ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये बच्चों बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखने वाला कौन है? आप लोगों को बच्चों मैं पहले दिन से बताता आ रहा हूं कि मोशन जो है ना बच्चों, उसका टाइप जो है सिर्फ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर कौन है, ठीक है, देखने वाला कौन है, इस बात पे भी बच्चों मोशन का जो टाइप है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं पहले ना इसके। आप लोगों ने बच्चों ट्रेन वाला एग्जांपल सबसे परफेक्ट एग्जांपल है इसको समझने के लिए। आप ट्रेन के डब्बे में बैठे हुए हो, ठीक है, कंपार्टमेंट में, आप इस तरीके से, ये ट्रेन का एक कंपार्टमेंट है, आप इसमें बैठे हुए हो। यहां पे बच्चों एक खिड़की लगी हुई है, ठीक है, यहां पे बच्चों एक फैन है जो कि ट्रेन में होता है, आप सबने देखा ही होगा, है ना। और आप जो है बच्चों यहां पे बैठे हुए थे, यहां पे खड़े हुए थे सपोज ना अंदर इसके, दिस इज यू, ठीक है, यू इनसाइड द ट्रेन। आप ये बताओ बच्चों कि ट्रेन का जो पंखा होगा जब आप ट्रेन के अंदर होंगे, तो ये जो ट्रेन का जो पंखा है, और एक बंदा है बच्चों जो बाहर है, मी, यू एंड मी, ठीक है, यू इनसाइड ट्रेन, इनसाइड ट्रेन एंड मी ऑन ग्राउंड, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई तुम्हें? ओके, दिस ट्रेन कंपार्टमेंट इज मूविंग विद वी स्पीड। यहां पे बच्चों पंखा है, इसका फैन इन ट्रेन, जो सीलिंग फैन होता है ना, वो बच्चों यहां पे लगा हुआ है, ठीक है बच्चों, सीलिंग फैन जो ट्रेन के अंदर लगा हुआ है इस तरीके से। अब एक बात बताओ मेरे को कि इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है पंखे की। यहां पे बच्चों पंखा जो है, ठीक है, इस तरीके से लगा हुआ है, यहां पे लगा हुआ है बच्चों, और ये घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है ओमेगा से। तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है बच्चों? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, हाँ भाई बताओ जल्दी से, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है। देयर आर टू ऑब्जर्वर बच्चों, एक यू और दूसरा ऑब्जर्वर कौन है बच्चों? मी ऑन दी ग्राउंड, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मोशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आप क्या बोलोगे कि सर जो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो रेस्ट पे, यही तो बोलोगे, पंखे की एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो रेस्ट पे, और पंखा उसके अबाउट घूम रहा है। अच्छा ये बताओ बच्चों, जो पंखा होता है, मैंने उसके बारे में एग्जांपल तो मैं दिया था कि जो फैन होता है बच्चों, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके मिड मिड से पास होने वाली एक्सिस होती है। तो बच्चों उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट पंखा क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो बच्चों ये जो ऑब्जर्वर जो है ना, इस मोशन को पता है क्या बोलेगा पंखे की मोशन को? रोटेशन अबाउट दी फिक्स्ड एक्सिस, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रही है ना पूरी बॉडी, वो एक्सिस रुकी हुई है। तो इस बंदे के रेस्पेक्ट में अगर तुम मोशन के बारे में बात करोगे ना बच्चों, तो पंखा जो है सिर्फ प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा होगा, और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगी। अगर तुम पंखड़ी जो होती है ना, जिसको विंग बोलते हैं बच्चों, विंग के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी पूछोगे ना इस बंदे से, तो ये कहेगा कि सर एक्सिस से डिस्टेंस पता कर लो, ओमेगा पता कर लो, ओमेगा इंटू आर करके परपेंडिकुलर वेलोसिटी आ जाएगी। एवरी पॉइंट ऑफ द फैन will be performing circular motion about this axis of rotation। तो इस बंदे के रेस्पेक्ट में इसका मोशन कैसा हुआ बच्चों? दैट इज द प्योर रोटेशनल मोशन। बट मी ऑन ग्राउंड, जिसको फिजिक्स की थोड़ी सी नॉलेज है, मैंने उससे बोला सुन भाई, मेरे रेस्पेक्ट में पंखा इसमें फिक्स हो रखा है, जिस एक्सिस का वो रोटेट कर रहा है वो एक्सिस आगे जा रही होगी। अगर मैं इस विंग के इस पॉइंट के मोशन के बारे में बात करूं बच्चों, तो ये मोशन ऐसा करता जाएगा, ये ऐसा करता जाएगा, ऐसा करता जाएगा ये। लेकिन इस बंदे को ये पॉइंट पता है कैसा मोशन करता दिखाई देगा? ओनली ऐसे मोशन करता हुआ दिखाई देगा यहीं पे। इसको दिखाई देगा ओनली सर्कुलर मोशन करता हुआ, जबकि इसको दिखाई देगा ये पॉइंट ऐसा मोशन करता हुआ आगे चलता जाएगा, क्योंकि पंखा खुद आगे चलता जा रहा है। तो कोई भी मोशन बच्चों सीटीआरएम होगी या प्योर रोटेशनल मोशन होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ऑब्जर्वर की चॉइस पे डिपेंड करता है।
ऑब्जर्वर कौन है बच्चों, इस बात पे डिपेंड करता है। तो ये एग्जांपल बच्चों पूरा का पूरा सीन क्लियर कर देता है कि यहां पे एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। अब अगर तुमसे मैं ये पूछूं कि बताओ पंखे की जो विंग है ना बच्चों, उसकी वेलोसिटी बताओ किसके रेस्पेक्ट में, इस बंदे के रेस्पेक्ट में, तो बच्चों पता है क्या होगा। यहां पे जो पंखे का जो विंग है, मतलब अगर मैं फैन का अगर यहां पे डायग्राम बनाऊं बच्चों, ठीक है, इस तरीके से जो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो ये पंखा बच्चों यहां पे ऐसे घूम रहा है इस तरीके से ओमेगा से। ठीक है, अगर मैं तुमसे इसकी वेलोसिटी पूछूं इस वाले पॉइंट की, तो तुम ये बोलोगे कि सर मुझे ये बताओ, मुझे वेलोसिटी बतानी किसके रेस्पेक्ट में। अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, तो ये वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू यू ये आ जाएगी, और ये वैल्यू होगी बच्चों ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस के बराबर। अगर ये आर के बराबर है तो ओमेगा इंटू आर के बराबर बच्चों इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई आपको। इस वाले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ये आई। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, तो तुम लोगों को रिलेटिव मोशन से डे वन से मैं एक चीज रटवाता हुआ आ रहा हूं कि व्हेन यू नो द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन मूविंग ऑब्जर्वर, व्हाट यू हैव टू डू टू फाइंड द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, you have to just add the velocity of the moving observer in the velocity of the object जो उसके रेस्पेक्ट में आपको दे रखी है। ये बताया है नहीं बताया बच्चों मैंने। इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी दे रखी है, जैसे ये वेलोसिटी दे रखी है विद रेस्पेक्ट टू यू, तो अगर मैं इसमें वेलोसिटी ऑफ यू ऐड कर दूंगा वेक्टोरियली, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, वो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू मी आ जाएगा, या ग्राउंड आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू यू प्लस का वेलोसिटी ऑफ यू। क्या ये बात समझ में आई। तो ऐसा नहीं है कि जब बच्चों तुमने मोशन को तोड़ना सीख लिया ना, फिर तो तुम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चे को होता है ना, वो इसी वाले पार्ट में होता है। इसी वाले पार्ट में रोलिंग मोशन हो, कुछ भी मोशन हो। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई। आपको एक ऐसा ऑब्जर्वर ढूंढना है जिसके रेस्पेक्ट में बॉडी प्योर रोटेशन कर रही हो, और जब बॉडी प्योर रोटेशन कर रही होती है तो बॉडी का हर एक पॉइंट कैसा मोशन कर रहा होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। तो तुम हमेशा क्या करोगे बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले पता करोगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में हर पॉइंट की वेलोसिटी बड़े आराम से पता की जा सकती है, क्योंकि एवरी पॉइंट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। और फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो भी मोशन है, क्योंकि आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन इस केस में मूविंग होगी, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का जैसा भी मोशन हो रहा है उसके मोशन पैरामीटर्स को आप रिलेटिव वाले फंडे लगा के क्या कर लोगे बच्चों, ग्राउंड फ्रेम में चीजों को पता कर लोगे। ये होता है बच्चों इसका सबसे बेसिक फंडा। आपको ये तो पता है ना कि जैसे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका क्या मतलब होता है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस का वेलोसिटी ऑफ ए। बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस का वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होता है ना बच्चों इसका मतलब। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, तो आप ये बोलोगे कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है ना सर, उसमें ए की वेलोसिटी को वेक्टोरियली ऐड कर दो, तो यू गेट वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास आ जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए को आप ऐड कर दो बच्चों किस में, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए में। अगर आप वेलोसिटी ऑफ ए ऐड कर दोगे बच्चों तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। तो जैसे आपको इस एक्सिस, क्योंकि एक्सिस और यू बोथ आर सेम फ्रेम, क्योंकि एक्सिस आपके रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रही है, तो एक्सिस और आप एक ही फ्रेम हो गए। ठीक है, तो आपके रेस्पेक्ट में या एक्सिस के रेस्पेक्ट में हर एक पॉइंट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। हर एक की वेलोसिटी लिख सकता हूं, हर एक का एक्सेलरेशन लिख सकता हूं। भाई सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मान लो इस पंखे का अल्फा नहीं दे रखा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो जैसे अगर इस पॉइंट के बारे में बात करता है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस, तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाता। लेकिन क्या आप एक एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, इसकी सिर्फ वेलोसिटी दी है, तो बच्चों जो इस फ्रेम में एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा होगा वही ग्राउंड फ्रेम में दिखाई दे रहा होगा। ये वाली बात पहले समझ रहे हो बच्चों ना आप लोग। तो ये होता है बच्चों कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। कुछ भी नहीं है, ये सारा खेल ऑब्जर्वर का है। जो बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रही है, अगर आप उस एक्सिस के अबाउट देखोगे ना बच्चों, तो रोटेशनल मोशन ही दिखेगा तुम्हें। लेकिन
अगर आप एक ऐसा ऑब्जर्वर चूज कर लेते हो जिसके रेस्पेक्ट में एक्सिस जो है खुद मोशन में है, तो बच्चों आपको वो मोशन कैसा दिखाई देगा? वो मोशन बच्चों आपको कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन दिखाई देगा। अब और एक आध एग्जांपल करते हैं। फ्लाइंग चप्पल इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। लेकिन वो लैंग्वेज बच्चों बड़ी अजीब सी हो जाएगी, फ्लाइंग चप्पल, है ना, बड़ा ऑड सा लैंग्वेज हो गया। शक्तिमान का मोशन इज दी CTRM, यस। शक्तिमान का जो मोशन था ना बच्चों, जब वो ग्राउंड पे ही घूम रहा होता है ना, तब वो प्योर रोटेशनल मोशन है। बट व्हेन इट स्टार्ट्स गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो शक्तिमान का मोशन क्या हो गया? शक्तिमान जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, वो एक्सिस खुद मोशन में है, ठीक है। हाँ बच्चों, कोई भी पेन वगैरह हो ना, उसको फेंको ऐसे ऐसे, पेन को फेंको बच्चों ऊपर की तरफ ना, ऊपर की तरफ पेन को फेंको, तो दिस पेन गोज लाइक दिस, ऐसे जाएगा नहीं जाएगा बच्चों? पेन वगैरह को अगर आप फेंकते हो, या फिर बच्चों ऊपर की तरफ फेंक के देख सकते हो इसको, दिस मोशन इज द कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, दिस मोशन इज द CTRM, दिस मोशन इज द CTRM बच्चों, दिस मोशन इज द CTRM। फुटबॉल को जब किक मारते हो, जो फुटबॉल को जब किक मारते हैं बच्चों, तो फुटबॉल ऐसे घूमती हुई जाती है। अर्थ का सन के अराउंड मोशन, सन के रेस्पेक्ट में अगर अर्थ का मोशन देखोगे ना, तो CTRM, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस का और जिसके और स्पिन कर रही है, दैट एक्सिस इज इन मोशन, सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। ये वाला पेन का देखो, ये वाला मोशन, ये वाला। अब इसमें बच्चों पता है क्या हो रहा है? इसमें इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, दैट इज गोइंग अपवर्ड। सेंटर ऑफ मास पे बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, अगर तुम सेंटर ऑफ मास का मोशन देखोगे ना, इट इज गोइंग अपवर्ड एंड इट इज गोइंग डाउनवर्ड। लेकिन ये जो है ना बच्चों, कैप अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे। सो अगर तुमने सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस ले ली, अगर तुमने सेंटर ऑफ मास को ही अपना ऑब्जर्वर कंसीडर कर लिया, सेंटर ऑफ मास को, तो दिस विल बी मूविंग लाइक दिस ओनली। अगर तुमने सेंटर ऑफ मास को अपना ऑब्जर्वर कंसीडर कर लिया ना बच्चों, तो ये सिर्फ ऐसे प्योर रोटेशन करता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर तुम ग्राउंड फ्रेम से देखोगे, तो ये ऊपर जाता भी दिखेगा, घूमता भी दिखेगा, फिर नीचे आता भी दिखेगा। नाउ द मोशन इज CTRM। सो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दिस मोशन इज द प्योर रोटेशनल मोशन, बट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज द CTRM। सो सारा गेम किसका है रे? तो गेम समझ में आया सब बच्चों को? सारा गेम है बच्चों आपके ऑब्जर्वर का। अब जनरली बच्चों किसी पॉइंट की वेलोसिटी पूछी जाती है तो ग्राउंड फ्रेम से पूछी जाती है, तो जब भी कोई चीज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किसी का एक्सिस मोशन में होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? CTRM बन जाएगा। रॉड वाला एग्जांपल समझ में आया? जैसे अगर मैं इस कैप को बच्चों ऐसे फेंक दूं, अब एक ही बार फेंकूंगा क्योंकि उधर जाके गिर जाएगा, फिर मैं वहां लेने नहीं जा पाऊंगा। तो ध्यान से इसकी मोशन को ऑब्जर्व करना बच्चों, कैसे जा रहा है, ठीक है। पेन नहीं है, कैप है, खराब भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को ना। अब ध्यान से देखना, तुमने देखा इस चीज को? इस चीज को बच्चों देखा तुमने कि वो पेन जो है मतलब कैप जो है ऐसे घूमता हुआ और आगे जा रहा था। तो अगर तुम सेंटर ऑफ मास का मोशन देखोगे, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन है बच्चों प्रोजेक्टाइल, वो प्रोजेक्टाइल करता हुआ जा रहा था। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का पेन क्या कर रहा था बच्चों? प्योर रोटेशन। लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो क्या कर रहा था? CTRM। तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों टाइप की मोशन यहाँ पे हो रही थी। तो बच्चों ये समझ में आ गया तुम्हें? तो अगर तुम्हें कभी भी किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी पूछा जाए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो तुम्हें क्या करना है? पहले एक्सिस के रेस्पेक्ट में जाके हर पॉइंट का सर्कुलर देखना है, सर्कुलर की वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह सब पता कर लेना है। फिर वो एक्सिस का क्या हो रहा है बच्चों, वो चीज उनमें वेक्टोरियली ऐड कर देनी है, रिलेटिव का फंडा लगा देना है। तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन जो है ना बच्चों, रोटेशन अबाउट दी एक्सिस प्लस रिलेटिव मोशन है। कि आपको एक मूविंग एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको सारी चीजें पता है, आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताने वाले हो। तो क्या ये चीज आसान हो गई या नहीं होगी बच्चों? बस मैं ये मानता हूं कि अगर इसका ये फंडा किसी बच्चे को क्लियर हो गया ना कि व्हाट इज बेसिकली CTRM, तो उसको बच्चों खत्म कहानी इसकी। तो एक पेन वाला एग्जांपल बताया, फैन वाला एग्जांपल बताया बच्चों मैंने, ठीक है, रॉड को घुमा के फेंकने वाला एग्जांपल बताया। गाड़ी का जो पहिया होता है बच्चों, एक और बच्चों करते हैं है ना, एक और होता है बच्चों गाड़ी का पहिया।
गाड़ी का जो व्हील होता है ना, कार का जो व्हील होता है, साइकिल का जो पहिया होता है बच्चों, साइकिल को अगर आपने स्टैंड पे खड़ा कर दिया और आपने पैडल मारना चालू कर दिया, तो द मोशन, तुम्हें पता है साइकिल के पहिए में एक एक्सेल होता है, दैट एक्सेल इज द एक्सिस, उसी के ऊपर बच्चों पहिया घूमता है। तो जब आपने उसको स्टैंड पे खड़ा कर दिया ना बच्चों, तो वो पहिया जो है वहां पे तुम खड़े होकर देख रहे हो, तुम्हारे सामने साइकिल खड़ी है, उस साइकिल पे कोई पैडल मार रहा है, वो पहिया स्टैंड पे खड़ा खड़ा घूमता रहेगा। तो वो मोशन क्या होगी बच्चों उस पहिए की? प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट दैट एक्सेल। अब अगर साइकिल चल रही है बच्चों, साइकिल चलने लगी, तो अब वो एक्सेल जो है ना, जिसके अबाउट वो पहिया घूम रहा था, दैट एक्सेल इज इन मोशन। तो एक्सेल मोशन में आ गया, तो बच्चों वो पहिए का जो मोशन है ना बच्चों, सीटीआरएम बनेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन अगर तुम उस साइकिल वाले के, अब तुमने कई बार बच्चों देखा होगा, जब हम स्कूल से आते थे ना, तो जैसे हम दो लोग हैं, साइकिल दो दो लोगों के पास अलग अलग साइकिल है, ठीक है, एक बंदा पीछे बैठा है, एक साइकिल चला रहा है, और दूसरा बंदा खाली साइकिल लेके जा रहा है। तो ये बंदा जो पीछे बैठा है ना, और ये दोनों स्पीड में बात करते हुए सेम स्पीड में जा रहे हैं, तो इस पीछे वाले बंदे को ना साइड वाली साइकिल का एक्सेल रुका हुआ दिखाई देगा, इफ दे बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। पीछे वाला जो बंदा बैठा है ना, उसको साइकिल का एक्सेल क्या है, रुका हुआ दिखाई देगा। तो अब क्योंकि इस बंदे की और इस साइकिल की दोनों की वेलोसिटी सेम थी, मतलब इस बंदे के रिस्पेक्ट में एक्सेल रेस्ट पे आ गया, तो अब बच्चों उसको उसका मोशन कैसा दिखाई देगा? प्योर रोटेशनल। तो सारा गेम किसका है बच्चों? ये सीटीआरएम, ये सारा का सारा गेम है बच्चों ऑब्जर्वर का, ठीक है, ऑब्जर्वर का, ठीक है। तो 3 एग्जांपल बच्चों मैंने आप लोगों को दे दिए, वो पेन फेंकने वाला या रॉड फेंकने वाला, फ्लाइंग चप्पल, है ना, दूसरा ये पंखे वाला ट्रेन के अंदर, और तीसरा बच्चों गाड़ी का पहिया, ठीक है। ये 3 बहुत ही कॉमन एग्जांपल है बच्चों, जिसमें आपको सीटीआरएम देखने को मिलता है, ठीक है। अब सीटीआरएम के बारे में बच्चों मैंने वेलोसिटी वगैरह के बारे में तो तुम्हें बता दिया कि एक्सिस पता कर लो, एक्सिस के अबाउट सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी पता कर लो, फिर एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो ऐड कर आके आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पता कर लो। अब बात आती है बच्चों, देखो कई बार तो हमें पता लग जाता है कि एक्सिस है कौन सी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो बच्चों हमें पता होता है कि ये वाली एक्सिस है, इसके अबाउट हमें बात करनी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो बच्चों हमें ये चीज पता होती है, ठीक है। लेकिन बच्चों थोड़ा सा इसमें और समझते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वैसे मैंने सर्कुलर मोशन में आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। यहां पे एक छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आता है। सो सपोज बच्चों दिस इज अ बॉडी, ठीक है, मुझे नहीं पता ये कैसा मोशन कर रही है, किसके अबाउट घूम रही है नहीं घूम रही है, मुझे कुछ नहीं आइडिया इसके बारे में ना। इसमें बच्चों मैंने क्या किया कि मैंने 3 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिया बच्चों ए, एक पॉइंट ले लिया बच्चों मैंने बी, और एक पॉइंट ले लिया बच्चों मैंने सी। मुझे ये बताओ कि इफ दिस बॉडी इज अ रिजिड बॉडी, ये बॉडी कैसी है बच्चों? रिजिड। अगर ये रिजिड बॉडी है तो शेप ऑफ ट्रायंगल एबीसी, शेप ऑफ ट्रायंगल एबीसी शुड नॉट चेंज। अरे किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो सकता यहां पे, ना तो ये डिस्टेंस चेंज हो सकती, ना ये चेंज हो सकती, ना ये चेंज हो सकती, ठीक है भाई, ओके। इनमें से बच्चों कोई भी पॉइंट की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती। अब सपोज करो कि आपने ए को अपना ऑब्जर्वर मान लिया, तुमने कहा कि ये मेरा ऑब्जर्वर है, आपने बॉडी के ऊपर एक पॉइंट को अपना ऑब्जर्वर मान लिया कि मैं इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात बताओ मुझे ऑब्जर्वर के बारे में, मैंने तुम्हें क्या बताया था रिलेटिव मोशन में, कि जो ऑब्जर्वर होता है उसको बच्चों हम क्या मानते हैं? रेस्ट पे, क्योंकि हम उसी के रेस्पेक्ट में सारी बातें कर रहे होते हैं। अब सब कुछ हम इसी के रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो जो ऑब्जर्वर है बच्चों ये हमारे लिए रेस्ट पे आ गया, है ना। अब हम इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तुम यहां खड़े हो गए हो बच्चों ना, यहां पर तुम खड़े हो गए हो, तुमने बी को देखा, क्या बी बच्चों इसके रेस्पेक्ट में, इस बंदे के रेस्पेक्ट में बी कभी भी इधर आ सकता है? नहीं। क्या इधर जा सकता है? ये तो रुका हुआ है। बी बच्चों कभी भी इधर या इधर नहीं आ सकता, बी का जो मोशन होगा ना बच्चों वो इधर होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए डेफिनेटली इधर होगी, होगी या नहीं होगी बच्चों? इसको अगर तुमने रोक दिया तो, है ना। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए किधर होगी बच्चों? वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए या तो इधर होगी या इधर होगी, परपेंडिकुलर ही होगी बच्चों इस लाइन के, कभी भी बच्चों इस लाइन की तरफ नहीं आ सकती, ना बाहर की तरफ ना इधर की तरफ, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स रहना है। तो क्या तुम लोगों को ये समझ में आया कि ये सी वाला पॉइंट इसके अबाउट सर्कुलर कर रहा होगा, ये इसके अबाउट सर्कुलर कर रहा होगा, मतलब ये पूरा ट्रायंगल इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा,
पूरा का पूरा ट्रायंगल बच्चों इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का भी डिस्टेंस चेंज नहीं होना, तो थोड़ी देर बाद अगर तुम इस बॉडी को देखोगे ना, अगर सी वाला पॉइंट बच्चों यहां पे आ गया होगा, तो बच्चों बी वाला पॉइंट जो है ना, अगर सी वाला पॉइंट बच्चों यहां पे आ गया, तो बच्चों ये जो बी वाला पॉइंट है ना, ये यहां आ गया होगा, ठीक है, और ये ऐसे हो गया होगा। तो अगर इसने ये थीटा एंगल रोटेट किया किसी टाइम में, तो इस वाली साइड ने भी थीटा एंगल रोटेट किया होगा। मतलब ये हुआ हर एक पॉइंट का जो ओमेगा होता है ना बच्चों, हर एक पॉइंट इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा, हर एक पॉइंट बच्चों विद रेस्पेक्ट टू दिस। तो एवरी पॉइंट ऑफ बॉडी rotate with same omega with respect to a। तो हर एक पॉइंट बच्चों इस बॉडी का क्या कर रहा होगा, ए के रेस्पेक्ट में सेम ओमेगा से। ऐसे कोई और भी पॉइंट ले लो बच्चों, डी वाला, तो तुम्हें पता है कि बी और डी की डिस्टेंस चेंज नहीं होनी, ए और डी की डिस्टेंस चेंज नहीं होनी, ए बी डी से जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल पूरा का पूरा, अरे भैया पूरा ट्रायंगल एक साथ घूमेगा ना यार, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तुम कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लो बच्चों, रिजिड बॉडी होने की वजह से ये प्रॉपर्टी आती है कि अगर मुझे ए के अबाउट इस बॉडी का ओमेगा पता है, मतलब बी का ओमेगा पता है या सी का ओमेगा पता है, तो बच्चों बी और सी का ओमेगा जो आएगा ना ए के रेस्पेक्ट में वो सेम आएगा। अच्छा, अब अगर बच्चों मैं तुमसे बोलूंगा मैं तो बी को अपना ऑब्जर्वर मान रहा हूं, मैं तो बी के रेस्पेक्ट में बात करना चाहता हूं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या बी के रेस्पेक्ट में ए की जो वेलोसिटी है, तुम्हें ये बात पता है बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए जो होता है ना, वो माइनस टाइम्स होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ये वाली बात पता है नहीं पता है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है ना, इसके रेस्पेक्ट में अगर इसकी इधर आई, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी इधर आएगी। ये करके देख लेना। अरे ये क्या होगा, बी बी माइनस का बी ए, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वी ए माइनस का बी बी। देखो दोनों सेम आ रहे नहीं आ रहे, ये हमेशा होता है। तो अगर तुम इस बी के रेस्पेक्ट में अगर तुम देखोगे ना बच्चों, बी के रेस्पेक्ट में अगर तुमने इसकी मोशन देखी, तुमने कहा कि नहीं मैं तो सर ए के नहीं, मैं तो बी को चूज करना चाहता हूं, तो बच्चों बी के रेस्पेक्ट में पता है क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी सेम मैग्नीट्यूड की आएगी, लेकिन इधर की तरफ आएगी। अब देखो बच्चों, बी के रेस्पेक्ट में ए वाला ना ऐसे घूम रहा होगा, ओमेगा ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इधर इतना आएगा, और तुम्हें पता होना चाहिए कि जो ओमेगा होता है ना, वो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस के बराबर आता है, और इस ओमेगा का भी डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है। देखो इस वाले ओमेगा का भी डायरेक्शन इधर की तरफ आ रहा है। चाहे तुम ओमेगा ए के अबाउट पता करो, चाहे ओमेगा बी के अबाउट पता करो, बच्चों ओमेगा सेम रहेगा। इसलिए बच्चों रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट आप ओमेगा कैलकुलेट करो बच्चों, दैट ओमेगा विल बी सेम, ठीक है। ओमेगा बच्चों उस बॉडी का सेम आएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन of body is same about all the points या axis, all the points of body, ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आई। तो हर एक पॉइंट का अबाउट बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन और ये सेम होते हैं, दैट्स वाई we simply say ओमेगा और अल्फा ऑफ बॉडी। तो बच्चों आप रिजिड बॉडी में बच्चों बार बार ये नहीं कहोगे किस बॉडी का इस पॉइंट का अबाउट ओमेगा बताओ, इस पॉइंट का अबाउट नहीं, वो पूरी बॉडी का ही होता है। जब सब पॉइंट का अबाउट सेम ही आ रहा है, तो फिर हम उसको सिंपल बोल देते हैं बताओ इस बॉडी का ओमेगा क्या होगा। जैसे इसको मैंने फेंका, तो अब मैं इसको दो तरीके से फेंक सकता हूं। मैंने अगर इसको देखो बच्चों बिना घुमाए फेंका, अगर मान लो ये बिना घुमाए फेंक दी मैंने ना, जैसे इसको ऐसे ऐसे फेंक दिया, ऐसे जैसे देखो बच्चों ये ऐसे है ना, ये इसको मैं अगर ऐसे लेके जा रहा हूं, तो क्या इसके पास ओमेगा है, कोई नहीं, घूम ही नहीं रही, ठीक है, सीधी जा रही है ऐसे करके, ठीक है। मैंने इसको इधर हिट कर दिया, इधर हिट मार दिया, तो ये ऐसे घूमती हुई जाएगी, ऐसे ना पेन जो है ऐसे घूमता हुआ जाएगा, तो अब इसके पास ओमेगा आ गया। तो बॉडी के किसी पॉइंट का अब रेस्पेक्ट में आप इसका ओमेगा जो डिफाइन करोगे ना बच्चों, वो ओमेगा सेम आता है, इसलिए वो बॉडी का ओमेगा कहलाता है। तो तुम्हें बच्चों इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर ओमेगा मुझे, हाँ
ओमेगा फाइंड करने के लिए कभी भी आपको अगर किसी बॉडी का ओमेगा फाइंड करना है तो आपको कोई 2 पॉइंट की वेलोसिटी पता अगर होगी ना तो आप 2 मिनट में ओमेगा पता कर लोगे। अगर आपको किसी भी बॉडी का 2 पॉइंट का वेलोसिटी पता है तो आप ओमेगा पता कर लोगे। जो सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था ना मैंने, ओमेगा रिलेटिव फाइंड करना, ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, पता कर लो, वही बॉडी का ओमेगा होगा। ये जो छोटी छोटी बातें क्या है आपके बच्चों दिमाग में फिट हो गई कि ओमेगा बच्चों आपको एक बार पता करना है, बस काम खत्म। ठीक है, एक बार आपने ओमेगा पता किया, काम खत्म। तो ओमेगा बच्चों इस तरीके से डिफाइन होता है। अब इस पे एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं तुम्हें ना, इस पे एक दो क्वेश्चन करवाता हूं। अच्छा बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना कि आप लोग ना कोई भी रैंडम पॉइंट नहीं लोगे। अब यहां पे ध्यान रखना कि फॉर सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशन वी कंसीडर सेंटर ऑफ मास एज आवर पॉइंट टू फाइंड ओमेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ए और बी बोले थे कि ए ले लो आप, ऑब्जर्वर बी ले लो। अगर आप चाहते हो कि चीजें सिंपल रहे, मतलब ना आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सारे काम करना। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सारी चीजें करोगे ना, हमेशा मददगार रहेगी। अब जैसे बच्चों तुमने मान लो तुमने पूछा कि वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पता कर लो, वो पता लग गई मुझे, ए के रिस्पेक्ट में सर्कुलर कर रहा होगा, प्लस का वेलोसिटी ऑफ ए कर लेंगे। लेकिन मैंने बोला ना कि ए पॉइंट जनरली हम चूज करना चाहेंगे सेंटर ऑफ मास। तो अगर मान लो बी की वेलोसिटी पूछी है तो हम बी की वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास पता करेंगे और फिर उसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को ऐड कर देंगे। समझ गए? वैसे तुम करने को किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कर सकते हो इस काम को, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है, वैसी लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशंस है, और नहीं चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि जैसे सर पढ़ा रहे हैं वैसे हमारे दिमाग में उतर जाए बिल्कुल सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट जो है, तो आप क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास के साथ खेलोगे। ठीक है, बाद बाकी किसी के साथ खेलोगे तो वी अप्रोच तो होगा ही नहीं ना बच्चे यहाँ पे। चाहे सेंटर ऑफ मास को पॉइंट लो तुम अपना, मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों बॉडी का ओमेगा वगैरह देखने के लिए ना आपको बॉडी के ऊपर जाके एक पॉइंट को के रेस्पेक्ट में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, खैर अभी और अच्छे से इसको समझने के लिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन ना, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। सो बच्चों यहां पे एक रॉड है एंड दैट इज मूविंग विद this end is going with 2v velocity and this end is going with v velocity। ठीक है, ये 2v के बराबर है बच्चों, ये v के बराबर है, एंड द लेंथ ऑफ द रॉड इज l। ये a पॉइंट है बच्चों, ये b पॉइंट है। फाइंड दी velocity of center of mass and angular velocity of rod। बताओ बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी बतानी है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बतानी है बच्चों आपको ना। तो अभी ये रॉड बच्चों एक रिजिड बॉडी है और ये ऐसे चल रही है।
कर लिया बच्चों आप लोगों ने? अच्छा, पहले तो ओमेगा पता करते हैं बच्चों ना, इसका ओमेगा, इस रॉड का ओमेगा पता करते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि रॉड कैसे घूम रही होगी? क्या ये रॉड घूम रही होगी, रोटेट कर रही होगी? आपको पता लग रहा है कि ये वाला एंड ज्यादा तेजी से जा रहा है, स्लो जा रहा है, ये थोड़ी देर बाद ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, माना कि आगे आ जाएगी लेकिन टेढ़ी हो जाएगी। तो तुम्हें लग रहा है ये ऐसे घूम रही है, ये घूमने का सेंस इसका ये है। खैर, वो सब तो ठीक है। ओमेगा पता करना है तो इस रॉड के किसी भी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरे का ओमेगा पता कर लो। क्या तुम्हें ओमेगा फाइंड करना सिखाया है बच्चों? मैंने रिलेटिव ओमेगा रिलेटिव फाइंड पता करना सिखाया है। अगर तुम्हें याद हो तो ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब मैंने इसको अपना ऑब्जर्वर मान लिया और मैं इसका ओमेगा देख रहा हूं कि इसके रेस्पेक्ट में ये कैसे घूम रहा होगा। तो तुम्हें पता है इसको रोकना पड़ेगा पहले तुम्हें। अगर तुम्हें याद हो तो ये होता था वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये याद है बच्चों आपको? ये वाला फॉर्मूला। तो ओमेगा आएगा ना बच्चों ए और ए का बी के रेस्पेक्ट में, तो वो आएगा 2b माइनस का v। देखो इसको रोकोगे ना तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इधर की तरफ v आएगी डिवाइडेड बाई एल। तो ये आ गया बच्चों तुम्हारे पास v डिवाइडेड बाई एल के बराबर इसका ओमेगा आ गया। मतलब, और कैसे घूमता हुआ दिखेगा इसको? ऐसे। तो ये ओमेगा आ गया बच्चों ना इसका। किसके रेस्पेक्ट में पता किया हमने? ओमेगा ए के रेस्पेक्ट में। ओमेगा बच्चों पूरी बॉडी का सेम होता है, तो चाहे तुम ए के रेस्पेक्ट में पता करो चाहे तुम बी, मतलब बी के रेस्पेक्ट में। अब यही ओमेगा बच्चों तुम अगर इसके रेस्पेक्ट में पता कर रहे होते ना, मान लो ए को तुमने अपना ऑब्जर्वर माना होता, तो तुम पहले ए को रोकते और इसको 2b को उल्टा ऐड करते। भाई ए को रोकोगे 2b उल्टा ऐड करोगे तो इसकी वेलोसिटी किधर आ जाएगी? बी की वेलोसिटी इधर। तो ए के रेस्पेक्ट में भी इधर जाता हुआ दिख रहा है, तो रॉड ए को कैसे घूमता हुआ दिखेगा? ऐसे। ओमेगा किधर आएगा? सेम सेंस में आएगा नहीं आएगा बच्चों? चाहे इसके अबाउट पता करो चाहे इसके अबाउट पता करो। तो ओमेगा तो बच्चों पूरी बॉडी के अबाउट सेम होता है, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी ओमेगा सेम रहेगा। हाँ भाई, तो सेंटर ऑफ मास कहां है बच्चों इसका? यहां पे। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया। सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी तो ओमेगा यही रहेगा बच्चों जो ये आया है। ठीक है, यही बच्चों बॉडी का ओमेगा कहलाएगा। ठीक है, पहले तो ये समझ लो, मेरे पास इन दोनों पॉइंट की इंफॉर्मेशन थी, मैंने ओमेगा पता कर लिया। अब सेंटर ऑफ मास रुका हुआ होगा क्या बच्चों? मुझे नहीं पता सेंटर ऑफ मास रुका हुआ होगा या नहीं रुका हुआ होगा। ठीक है, रुका हुआ तो नहीं होगा, ये पूरी रॉड जा रही है ना ऐसे, तो ये थोड़ी घूमती जाएगी और ऐसे चलती जाएगी। थोड़ी देर बाद बच्चे रॉड ऐसे हो जाएगी, है ना? रॉड जो थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगी। खैर, तो बच्चों ओमेगा ऐसा आएगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में किधर मानूं? क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ सकता है? नहीं। क्यों? ये रॉड है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। ये पॉइंट इधर जा ही नहीं रहा है, तो सेंटर ऑफ मास इधर नहीं जा सकता। नहीं तो फिर क्या होगा? इधर रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास की जो भी वेलोसिटी होगी ना बच्चों, वो रॉड के परपेंडिकुलर होगी और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ऐसे घूम रहा होगा। तो तुम्हें ये वाली बात समझ में आई कि ये जो पूरा सिस्टम है बेसिकली, एक मिनट ना, तो अब आप ये कह सकते हो कि सर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी इधर की तरफ VCM, और ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से इसके अबाउट। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इस वाले पॉइंट की, अगर ये ऐसे घूम रहा है और सेंटर ऑफ मास ऐसे जा रहा है, तो पहले तुम इसके सेंटर ऑफ मास को रोकोगे, पहले इसके सेंटर ऑफ मास को रोकोगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को जैसे तुमने रोका तो अब ये रॉड सिर्फ घूमती हुई दिखाई देगी। तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी ना बच्चों, वो ओमेगा इंटू L/2 के बराबर आएगी या नहीं आएगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और उसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐड कर देना। क्या ये जो चीज है ये 2b के बराबर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अरे मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पहले उसकी वेलोसिटी पता कर लिया, फिर सेंटर ऑफ मास की ऐड कर दी तो उसकी वेलोसिटी आ जानी चाहिए। अब इस वाले के बारे में बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट पीछे की तरफ जा रहा होगा ओमेगा L/2 से। अब बोलोगे हाँ सर, और इसमें अगर तुम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐड कर दोगे VCM, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना बच्चों, VCM माइनस का ओमेगा L/2
ये v के बराबर आ जाना चाहिए। आप बोलोगे बिल्कुल सही है, तो बस यहीं से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। और VCM प्लस का ओमेगा एल डिवाइडेड बाई 2, ये 2v के बराबर है। VCM माइनस का ओमेगा एल डिवाइडेड बाई 2, ये v के बराबर है। तो VCM जो आएगा ना बच्चों यहाँ से, वो 3v/2 के बराबर हमारे पास आ जाएगा। ये एक तरीका हो गया। देयर इज अनदर मेथड। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड बच्चों अगले पेज पे एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको लिख लो, ठीक है। तो मैं समझ में आया मैंने क्या किया? ये वेलोसिटीज कैसे लिखी भाई? सेंटर ऑफ मास का मोशन हो रहा है VCM वेलोसिटी से, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये घूम रही होगी रॉड ओमेगा से। तो मैंने सेंटर ऑफ मास को पहले रोक दिया। सुनना, इस पेज पे ना थोड़ा स्पेस कम हो गया है। देखो मैं तुम्हें इस पे समझाता हूं ना। ये जो रॉड है बच्चों, ये VCM से ऐसे जा रही थी, ठीक है। VCM से ऐसे जा रही थी और इसके अबाउट ये घूम रही थी, है ना। अब सुनना, ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो गया। अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखूं, ठीक है, अगर मैं इस रॉड को विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देख रहा हूं, तो पहले ये बताओ मुझे, सेंटर ऑफ मास को रोकना पड़ेगा नहीं रोकना पड़ेगा? अब ये सिर्फ ऐसे घूमती हुई दिखेगी बच्चों सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, तो अरे सेंटर ऑफ मास को रोक दोगे ना तो सिर्फ घूमती हुई दिखेगी। तो अब इसकी वेलोसिटी किधर आएगी? इसकी इधर आएगी, इसकी इधर आएगी, ऐसी आएंगी बच्चों विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये इधर आएगी बच्चों वेक्टोरियली, ओमेगा एल डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये इधर आएगा बच्चों, ओमेगा इनटू एल डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। इसकी डायरेक्शन इधर है, उसकी डायरेक्शन इधर है, ये ध्यान रखना। अब मुझे ए की वेलोसिटी लिखनी है, वेलोसिटी ऑफ ए, तो वो क्या आती है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही होती है नहीं होती है? हमें इसकी वेलोसिटी पता है, ये ए वाला पॉइंट है और ये बी वाला पॉइंट है। हमें इसकी वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी पता है ना कितनी है, इधर की तरफ 2v, इधर वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान ले रहा हूं, तो ये लिख दिया मैंने 2v। हाँ भाई, ये जो आया है ये भी इधर ही आया है, तो ओमेगा एल बाई 2, और VCM भी बच्चों हमने इधर ही माना है, समझ गए? अब इस पे आ जाओ। वेलोसिटी ऑफ बी वो आएगी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ बी बच्चों किधर दे रखी थी? इधर की तरफ, कितनी? v के बराबर। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास किधर आई है? उधर, माइनस का ओमेगा एल बाई 2। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तुमने किधर मानी है? राइट में। देखो ये दोनों इक्वेशन वही आ रही है ना। तुम कहते हो सर नहीं ये मेथड मतलब, ठीक है, ये मैंने तुम्हें तोड़ के दिखा दिया, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा या वैसा मोशन, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिखाई दे रहा होगा। इसकी वेलोसिटी v आ रही होगी, इसकी 2v आ रही होगी, ठीक है। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये दिखेगा, लेकिन जब तुम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हर पॉइंट को ऐड कर दोगे, आया समझ या नहीं आया? चलो अगर ये नहीं आया तो मेरे पास देयर इज अनदर मेथड, ठीक है। एक और मेथड बताता हूं बच्चों ने इसके बारे में। ऐसा कोई जरूरी नहीं था बच्चों कि हमें सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ही बात करनी थी, ये मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था। ये तो बोला था ना मैंने तुम्हें कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ही आप बात करो। दिस इज मेथड 2। मुझे एक बात बताओ, तुमने विद रेस्पेक्ट टू बी इसकी वेलोसिटी v के बराबर थी और इसकी वेलोसिटी बच्चों 2v के बराबर थी। ठीक है, ओके, ये b हो गया और ये a हो गया, ये 2v था बच्चों और ये v के बराबर था, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास बच्चों कहां पे होता है? यहां पे। इसको रोक दो, जब तुम इसको रोकोगे
इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके माइनस करोगे इसमें से। अरे ये तो करते जब इसको रोकते हैं हम, जब तुमने इसको रोका, जब विद रिस्पेक्ट टू बी कर रहे हो, ऐसे करोगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों? तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इधर आ जाएगी, और कितनी आ जाएगी बच्चों? वी के बराबर। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ गया बच्चों, ये तो रुक गया अब एक तरीके से। तो यहां से बच्चों हमारे पास इसका ओमेगा आया था, ओमेगा कितना आया था? इसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट इधर जा रहा था, वी लेंथ थी बच्चों ये एल के बराबर, ये आया था बच्चों हमारे पास ओमेगा। ओमेगा ठीक है, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, इसके अबाउट ये पूरी रॉड इतने ओमेगा से घूम रही है ऐसे ना ऐसे। तो मुझे एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आएगी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू बी। अब भाई बी के रेस्पेक्ट में ये भी तो घूम रहा होगा ओमेगा से, तो क्या ये ओमेगा इंटू एल बाई टू के बराबर आएगा नहीं आएगा? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर, ये आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू बी जो आएगा ओमेगा इंटू एल बाई टू के बराबर आएगा, और ओमेगा की वैल्यू हमें पता है वी डिवाइड बाई एल, तो मतलब ये वी बाई टू के बराबर आ जाएगा। और किधर आ रहा है बच्चों? उधर की तरफ। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो तुम्हें पता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में से v की वेलोसिटी माइनस कर दोगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू b आ जाता है। ये आता है नहीं आता है? तो अगर तुम्हें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता करनी है तो तुम क्या करोगे? वेलोसिटी ऑफ b को ऐड कर दोगे किसमें? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो विद रिस्पेक्ट टू b तुमने पता की है ना उसमें। ये करके बच्चों तुम्हारे पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b, बी की वेलोसिटी कितनी थी बच्चों? वी के बराबर, प्लस का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, उसके क्या ही है बी के रेस्पेक्ट में, ये तो ये आ जाएगा बच्चों 3b/2 के बराबर। पॉजिटिव आ रहा है मतलब उधर की तरफ। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तुम सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ही करो, ठीक है। आप कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में ओमेगा पता करो, हर एक पॉइंट उसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। अरे भाई बी पॉइंट के अबाउट सारे पॉइंट सर्कुलर कर रहे होंगे, तो बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में तुमने बॉडी का ओमेगा पता कर लिया, तो l/2 डिस्टेंस वाला पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में ऐसे जा रहा होगा v/2 से, ये खुद जा रहा है v से, इसके रेस्पेक्ट में कोई v/2 से जा रहा है, तुम जा रहे हो v से, तुम्हारे रेस्पेक्ट में कोई v/2 से जा रहा है उसी डायरेक्शन में, तो एक्चुअली वो 3b/2 से जा रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी v से जा रहे हो, आपके रेस्पेक्ट में वो v/2 से जा रहा है, तो आप अपनी वेलोसिटी उसमें ऐड करोगे ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी पता करने के लिए। ये समझ में आया नहीं आया? नहीं तो मेरे पास एक और एग्जांपल है, मतलब मुझे लगता है कि इससे काफी क्लियर हो गया होगा। तो हर पॉइंट का बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी हो सकता है। अच्छा, मैंने पिछले वाले इलस्ट्रेशन में बच्चों सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इधर ही क्यों माना, इसके पीछे कारण समझ में आ गया? क्योंकि इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रॉड की लेंथ के अलोंग नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास का भी रॉड की लेंथ के अलोंग आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फिर ये डिस्टेंस चेंज होने लग जाएगी अदरवाइज, ठीक है। तो इसलिए हमने इसकी वेलोसिटी को इधर माना। चलो खैर, ये अगर तुम्हें डिफिकल्ट लगा है तो ये वाला तुम्हें थोड़ा इजी लगेगा। अगला क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूं ना बच्चों, you'll find this question relatively easy. क्वेश्चन नंबर 2, एक रोड है बच्चों, उस रोड के ऊपर एक व्हील है, और वो बच्चों व्हील जो है v वेलोसिटी से उसका सेंटर मूव कर रहा है, एक्सेल जो होता है ना, और ये बच्चों ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है। एक तो पॉइंट बच्चों हमने ए ले लिया, एक पॉइंट बच्चों हमने यहाँ पे बी ले लिया, यहाँ पे बच्चों सी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे बच्चों हमने डी पॉइंट ले लिया, ठीक है, 4 पॉइंट ले लिए। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, व्हील का सेंटर का मोशन हॉरिजॉन्टली होगा ना, ये बात तो मैं समझ में आ रही है नहीं आ रही है? व्हील का जो सेंटर होगा ना बच्चों, व्हील का जो सेंटर है, तुम्हें पता है व्हील का सेंटर पूरा टाइम आर हाइट पर रहना है, तो क्या उसका मोशन ऊपर या नीचे हो सकता है सेंटर का? नहीं। तो व्हील का सेंटर तो यहाँ पे बच्चों पक्का हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा भाई, वो पूरा टाइम जो सेंटर है वो आर हाइट पर रहना है ग्राउंड से, तो हॉरिजॉन्टल मोशन ही पॉसिबल है उसका, वर्टिकल तो हो ही नहीं सकता, व्हील जमीन से कॉन्टेक्ट थोड़ी लूज कर रहा है। बच्चों तुम्हें क्या करना है कि इधर की तरफ एक्स एक्सिस मान लेनी है, ठीक है, इधर की तरफ वाई एक्सिस मान लेनी है, आपको बताना है
फाइंड वेलोसिटीज ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी और डी के बच्चों वेलोसिटी आप लोगों को बताने की कोशिश करनी है। करो भाई, एक बार करो इसको, इससे तो मैं काफी हद तक चीजें और क्लियर हो जाएंगी। करें बच्चों, इसके बारे में बात करें तो तुम्हें पता है बच्चों, इस एक्सिस के अबाउट ये व्हील रोटेट कर रहा है और ये एक्सिस मूव कर रही है। ये पॉइंट डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा होगा, इसका ऊपर की तरफ मोशन नहीं हो सकता। तो अगर मैं बच्चों इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में पहले बात करूं, किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द व्हील। ठीक है, ये ध्यान रखना, हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? विद रेस्पेक्ट टू, तो ये जो डायग्राम है ना बच्चों, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ व्हील। ठीक है, अगर तुमने इसके सेंटर को रोक दिया, तुम यहां पे जाके बैठ गए, तो ये हॉरिजॉन्टल चल रहा था, अब ये चलना बंद कर देगा बच्चों। क्या ये व्हील बच्चों ओनली रोटेट कर रहा होगा ओमेगा से? ये व्हील बस रोटेट कर रहा होगा क्या? इसके अलावा और कोई मोशन हो रहा होगा इसका, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में? नहीं। तो अगर ये रोटेट कर रहा है बच्चों, तो मुझे ये बताओ कि हर एक पॉइंट की वेलोसिटी किधर की तरफ आएगी? सिर्फ ये, अगर तुमने इसको बस इधर तुम भागने लगे ना इधर की तरफ, तो ये पॉइंट रुक जाएगा। अब ये घूम रहा होगा, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी बच्चों इधर आएगी, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी बच्चों इधर आएगी। अरे ये घूम रहे हैं ना सारे के सारे इसके अबाउट, इन पॉइंट्स की वेलोसिटी बच्चों इधर की तरफ आएगी। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ओ, ये ओ बोल देते हैं इसको ना, ये ओमेगा इंटू आर आएगा बच्चों इधर की तरफ। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओ, ये ओमेगा आर आएगा बच्चों इधर की तरफ। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ, ये ओमेगा आर आएगा इधर की तरफ। वेलोसिटी ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू ओ, ये बच्चों ओमेगा आर आएगा इधर की तरफ। क्या ये सारे पॉइंट बच्चों ऐसे चल रहे होंगे इसके रेस्पेक्ट में, सेंटर के रेस्पेक्ट में? यस। अब ये बच्चों ओ के रेस्पेक्ट में सबकी वेलोसिटी पता है तुम्हें, अब तुम इन सबकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पता करना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे? ओ की वेलोसिटी को बच्चों, नहीं ये वेलोसिटी सबकी सेम नहीं है, सबकी डायरेक्शन डिफरेंट है, ओ की वेलोसिटी को सब में ऐड कर दोगे, तभी तो तुम्हें ग्राउंड। भाई तुम्हें किसी चलते हुए फ्रेम में अगर वेलोसिटीज पता होती हैं और तुम ग्राउंड फ्रेम में पता करना चाह रहे हो, तो चलते हुए फ्रेम की वेलोसिटी को वेक्टोरियली सब में ऐड करके आपको ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी पता लग जाती है। तो चलते हुए फ्रेम की वेलोसिटी क्या थी? इधर v, तो सब में बच्चों v ऐड कर देना, सब में बच्चों v ऐड कर देना।
ये जो वेलोसिटी होंगी ना, इनका जो रिजल्ट होगा बच्चों, इनका रिजल्टेंट, ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर होगा। तो अगर तुम लिखना चाहते हो कि ए की वेलोसिटी वी ऑफ ए, तो वो आएगा बच्चों वी माइनस का ओमेगा आर आई कैप। अगर आप लिखना चाहते हो बी की वेलोसिटी, बी वाला कौन सा, वो वाला, तो ये आएगा वी आई कैप माइनस का ओमेगा आर जे कैप। वेलोसिटी ऑफ सी लिखनी है बच्चों तुम्हें ऊपर वाले पॉइंट की, तो वी प्लस का ओमेगा आर आई कैप। अगर वेलोसिटी ऑफ डी लिखनी है बच्चों तुम्हें, ठीक है, डी की वेलोसिटी, तो वो आएगा बच्चों वी आई कैप प्लस का ओमेगा आर जे कैप। समझ में आया बच्चों क्या किया मैंने सेंटर के रेस्पेक्ट में सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी पता कर ली, बिकॉज एवरी पॉइंट विल बी परफॉर्मिंग, क्योंकि इस वाली एक्सिस के अबाउट ये प्योर रोटेशन कर रहा है, मतलब एवरी पॉइंट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, और ये एक्सिस खुद चल रही है, मतलब मेरे को इस चलती हुई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सब पॉइंट की वेलोसिटी पता है। अब मुझे ग्राउंड फ्रेम में पता करना है, तो बच्चों चलती हुई एक्सिस की वेलोसिटी को ऐड करना पड़ेगा। बस ये इतना रिलेटिव वाला फंडा अगर किसी को क्लियर है, तो क्वेश्चन खत्म है यहाँ पे, ये ऐसे करके आपके पास आ जाएगा। चलो इसका एक और करवाता हूं मैं इसी पे ना। मेरे ख्याल से अब आप इस वाले को सारे बच्चे सही कर देंगे, ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है आप में से सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को तो डेफिनेटली सही कर देंगे। फुल कॉन्फिडेंस है मेरे को, फुल कॉन्फिडेंस। इससे तो सारे ही हमारे धुरंधर। डेफिनेटली सही कर देंगे। क्या क्या दे रखा है बच्चे यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी दे रखी है इस पॉइंट की, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, अल्फा दे रखा है, ठीक है, सेंटर का बच्चों एक्सेलरेशन भी दे रखा था। अब आपको बच्चों इन सारे पॉइंट्स का फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बी ऑफ व्हील। करना बच्चों सॉल्व इस वाले को, कोई एक्स एक्सिस इधर की तरफ मान लेना, वाई एक्सिस बच्चों इधर की तरफ मान लेना। बैकलॉग की दुनिया में अटके पड़े हैं बच्चे। ऐसा नहीं है कि इस बैच में स्ट्रेंथ बहुत है, बैकलॉग में लगे हुए हैं।
कैसे करेंगे भाई इस वाले को सॉल्व? अगेन पहले हम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ व्हील, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर हम जो है इसको पहले व्हील को देखेंगे, एंड एक्सिस थ्रू दी सेंटर जो होगी ना बच्चों, उसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं इसको। तो इसको तुमने रोक दिया बच्चों, तो क्या कर रहा होगा ये? ऐसे ओमेगा से घूम रहा होगा और अल्फा से घूम रहा होगा, है ना? तो सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों ये, हर एक पॉइंट क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। मुझे बताओ कि इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या आएगा? तो अब देखो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा बिकॉज अल्फा है, और इसका सेंट्रीपिटल आएगा। इसका भी बच्चों टेंजेंशियल आएगा और सेंट्रीपिटल आएगा। इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल आएगा, इसका टेंजेंशियल आएगा, सेंट्रीपिटल आएगा। तो अल्फा इंटू आर और ये ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर सेंटर की तरफ, अल्फा इंटू आर टेंजेंशियल, अल्फा इंटू आर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर अल्फा इंटू आर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि हमें सेंटर के रेस्पेक्ट में थोड़ी पता करना है, हमें तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन पता करने हैं। तो सेंटर का जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि अब सेंटर को चलाओगे तुम, तो सेंटर का एक्सेलरेशन बच्चों तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सब जगह पे ऐड करना पड़ेगा, जिधर भी है वो, जिधर भी है ना बच्चों वो ऐड करना पड़ेगा। तो ए ए लो जी। तो जब आपसे पूछा जाएगा ना एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए माइनस का अल्फा आर आई कैप प्लस का ओमेगा स्क्वायर इंटू आर जे कैप। तुम लोगों में से बहुतों ने पहले पढ़ रखा होगा। क्या ये आप लोगों को मेरे पढ़ाने के बाद ये क्लियर हो रही है चीजें कि क्या होता था जो तुम लोग मिस कर रहे थे इसमें? बहुत सारे लोग जो है इसको पहली बार देख, मतलब पहली बार तो नहीं, मतलब उन्होंने पहले पढ़ रखा है, लेकिन आज शायद उनके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो गए हो कि इतना सिंपल था क्या ये। ये होंगे बच्चों इनके एक्सेलरेशन, ये होंगे बच्चों इन सारे पॉइंट्स के एक्सेलरेशन। CTRM, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अब यहाँ पर दो और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओके, अब बच्चों लगे हाथों, मतलब ये काइनेमेटिक्स हो गई इसकी ना, काइनेमेटिक्स मतलब वेलोसिटी पता करना, एक्सेलरेशन पता करना, अलग अलग पॉइंट का ना, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें इसमें बता दी। अब हम बात करते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट पढ़ा हुआ है, पार्टिकल का पढ़ा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है, रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस की। तो इन दोनों को भी बच्चों मैं यहाँ पे निपटा देता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन CTRM, ठीक है। CTRM में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? देखो बच्चों,
ये कोई बॉडी है और ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रही है, ये हो गया सेंटर ऑफ मास। इसकी कुछ वेलोसिटी आएगी बच्चों सेंटर ऑफ मास की, वीसीएम, इसके अबाउट बच्चों ओमेगा से घूम रही होगी। तो कोई भी बॉडी जो सीटीआरएम कर रही होती है ना बच्चों, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस का काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो आती है ना बच्चों, इसकी हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू वीसीएम का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके बच्चों काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं। एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे काइनेटिक एनर्जी को तोड़ दिया। कैसे कि सेंटर ऑफ मास को पार्टिकल कंसीडर करके हाफ एम इंटू वीसीएम स्क्वायर कर दिया, वो ट्रांसलेशनल हो गई। और रोटेशनल क्या है बच्चों कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा होगा। तो हमने कैसे किया था, हमने ये तो देखा था कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये बच्चों प्योर रोटेशन करता हुआ दिखेगा, तो वो वाला टर्म आ गया। वैसे इसका डेरिवेशन अलग होता है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड एज अ ड्रॉपर, मतलब कौन सा तुम्हें प्रूव करने के लिए कोई पूछ रहा है, बट तुम्हें बच्चों तुम्हें ही पता होना चाहिए। आज है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट, रात को 8 बजे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई बच्चों ना, काइनेटिक एनर्जी इन सीटीआरएम हो गई। अब इसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम भी होता है बच्चों ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इन सीटीआरएम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं बच्चों बॉडी का, सो सपोज दिस इज अ बॉडी और आपको इस वाले पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है बॉडी का। ये बच्चों सेंटर ऑफ मास हो गया इसका बॉडी का, मान लो v वेलोसिटी से जा रहा है, vcm वेलोसिटी है इसकी इधर की तरफ, और ये बच्चों ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, ओ के अबाउट लिखना है पॉइंट अबाउट विच एंगुलर मोमेंटम इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, इस वाले पॉइंट का अबाउट बच्चों मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या करूंगा कि सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन कर दूंगा, एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा, उसको बोलेंगे आरसीएम वेक्टर। तो बच्चों इसका एंगुलर मोमेंटम पता है कैसे लिखा जाता है, एल अबाउट ओ एम आरसीएम वेक्टर क्रॉस ओवीसीएम। ये बच्चों सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल मान के किया है। देखो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला होता था ना, आर क्रॉस पी वेक्टर एम आरसीएम क्रॉस वीसीएम प्लस का आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। ये होता है बच्चों एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी अबाउट एनी पॉइंट ओ। ये दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों, एंगुलर मोमेंटम का और किसका, काइनेटिक एनर्जी का। अब मैं एक आध क्वेश्चन करवाता हूं इस पे, एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने वाला। डन बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ये ऐसे होती है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से लिखा जाता है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने वाला। सो एक रॉड है बच्चों, मास एम, लेंथ एल, दिस रॉड इज इन मोशन। ये वाला बच्चों ऐसे जा रहा है, ये वाला ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी v है
और इसकी वेलोसिटी बच्चों 2v के बराबर है, ठीक है। इसकी लेंथ l के बराबर है। आपको बच्चों इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड, ठीक है। अच्छा, इस वाली लाइन में बच्चों एक पॉइंट ले लिया मैंने, और एक पॉइंट बच्चों इस वाली लाइन में यहां पे ले लिया। ये पॉइंट बच्चों O1 है और ये वाला पॉइंट O2 है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड, ऑल्सो फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ rod, also find angular momentum of rod about O1 and O2. O1 और O2 का अबाउट बच्चों एंगुलर मोमेंटम भी बताना है आपको। आज मैंने इसका बेसिक बेसिक कराया तो मैं ना, अभी इसका फ्रिक्शन, प्योर रोलिंग वो सब कराया ही नहीं है। फ्रिक्शन, प्योर रोलिंग उसको हम बाद में करेंगे, कल वाली क्लास में बच्चों डिस्कशन करेंगे। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट दी होमवर्क जो मैंने आपको दे रखा है, प्लीज करके आइएगा, तभी मजा आएगा। दोनों साइड से एफर्ट दिखने चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ सर एफर्ट लगा रहे, बच्चों को एफर्ट से कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है।
करें भाई, डिस्कस करें फिर इसको। ओके, सो बच्चों सबसे पहले इस वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड पता करनी है, ठीक है। तो रॉड की काइनेटिक एनर्जी पता करने के लिए बच्चों हमें सेंटर ऑफ मास के बारे में पता करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं बच्चों, मैं इस वाले पॉइंट को रोक देता हूं, इसकी वेलोसिटी ऐसे ले जाके ऐड कर दूंगा अभी। तो मेरे को यहां से ओमेगा पता लग जाएगा, ओमेगा कितना आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस का 2v डिवाइड बाई एल के बराबर। तो ये हो जाएगा 3v डिवाइड बाई एल के बराबर, ओमेगा आ गया। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बच्चों कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो इसके रेस्पेक्ट में आएगी, मान लो इस पॉइंट को बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बच्चों बी। तो विद रेस्पेक्ट टू ए कितनी आ जाएगी, ओमेगा इंटू एल बाई 2 के बराबर। तो ये आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 3v बाई 2 के बराबर, ठीक है, 3v बाई 2 के बराबर आ गया। लेकिन ये आया विद रेस्पेक्ट टू ए, ए जबकि इधर की तरफ चल रहा है, तो आप इसमें ऐड कर दोगे ए की वेलोसिटी। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आएगी ना तुम्हारे पास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 3v/2 माइनस का v, ये आ जाएगी बच्चों v/2 के बराबर, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो आएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज v/2। ओमेगा तो बच्चों सेम ही रहेगा, जो इसके अबाउट है वही ओमेगा रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी ना बच्चों इस रॉड की, दैट कम्स आउट टू बी हाफ m इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा का स्क्वायर। दिस कम्स आउट टू बी mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 प्लस का हाफ ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12। ओमेगा आ रहा है बच्चों हमारे पास 3v बाई एल का स्क्वायर। तो 9 आ जाएगा, 9 मतलब 3/8 और दिस 4/8। तो ये mv स्क्वायर बाई 2 के बराबर आ रही होगी बच्चों काइनेटिक एनर्जी। देखना यही आ रही है कि काइनेटिक एनर्जी रॉड की जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना बच्चों, वो ये आ जाएगी हमारे पास ना, दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड। नाइन बाई 24 था तो वो 3/8 हो जाएगा, 3/8 प्लस का 1/8, 4/8 मतलब 1/2, mv स्क्वायर बाई 2 के बराबर आ जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो लिखेंगे ना ओ डैश के बारे अबाउट, तो अगले पेज पे चलते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ डैश, ओ डैश क्या है बच्चों, ओ डैश बच्चों हमारा एक पॉइंट है जो यहां है, O1 नॉट ओ डैश, अबाउट O1। O1 यहां है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बच्चों v/2 आई है और ओमेगा आया है ऐसे 3v/l के बराबर, ठीक है। अब सबसे पहले तो बच्चों हम यहां से इसको ज्वाइन करेंगे सेंटर ऑफ मास को, ये कहलाएगा बच्चों हमारे पास आर सी एम डैश। तो जब मैं इसका एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा ना बच्चों O1 के अबाउट, तो वो लिखूंगा m आर सी एम डैश वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर प्लस का आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। अब यह बीसीएम बच्चों, आरसीएम वेक्टर इधर की तरफ है, बीसीएम इधर है। तो देखो एम आर क्रॉस बी, आर क्रॉस बी, आर इधर की तरफ, बी इधर, आर क्रॉस बी बाहर की तरफ आएगा, और आई ओमेगा, ओमेगा अंदर की तरफ है, तो ये टर्म नेगेटिव आएगी और ये आएगी पॉजिटिव। एंड अबाउट O1 जब लिखोगे ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी एम। अच्छा, आरसीएम क्रॉस बीसीएम बच्चों क्या होगा, इसको सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल की तरह कंसीडर करना है। तो तुम्हें पता है वेलोसिटी, इसकी जो लाइन ऑफ वेलोसिटी होगी वो ये हो जाएगी, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा L/2 के बराबर। तो L/2 इंटू V/2,
ठीक है, ये तो पॉजिटिव का आएगा और ये आएगा नेगेटिव का, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू ओमेगा, ओमेगा जो कि 3v/l के बराबर है। तो ये आ जाता है बच्चों यहाँ से हमारे पास mvl डिवाइडेड बाई 4 माइनस का mvl डिवाइडेड बाई 4, जीरो। एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट जीरो आ जाएगा इसमें। तो ओ डैश के अबाउट बच्चों एंगुलर मोमेंटम जीरो के बराबर आ रहा है, आर क्रॉस वी बाहर और आई ओमेगा अंदर। अरे ये बताओ बच्चों, तुम्हें ये पता है ना कि जैसे ये कोई पॉइंट है O1 और ये कोई पॉइंट है जो कि v/2 वेलोसिटी से जा रहा है, तो तुम इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते थे? इसको एक्सटेंड करके ये l/2 डिस्टेंस ऐसे लिखोगे ना। ये समझ में आया? सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल की तरह मान के करना है। VCM 5 नहीं होगा ना, अरे ए के रेस्पेक्ट में इधर जा रहा है, ए की वेलोसिटी पीछे है तो पीछे की तरफ ऐड करोगे ना, 3v/2 माइनस का v/2 बचेगा ना। अब आ जाओ बच्चों दूसरे वाले के रेस्पेक्ट में, एंगुलर मोमेंटम जब आप इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में O2 के रेस्पेक्ट में जब लिखोगे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर है v/2, ओमेगा इसका इधर है, तो ये जो RCM आएगा ना बच्चों, अब RCM डबल डैश इधर आएगा ऐसे। अब इसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा ना बच्चों mr क्रॉस v अंदर की तरफ आएगा, आई ओमेगा भी अंदर की तरफ आएगा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट O2 जो आएगा ना बच्चों माइनस का m/v/2 इंटू l/2, क्योंकि अभी भी इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही होगा, माइनस का ICM ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12 इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है 3v/l के बराबर। तो अब जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट O2 जो आएगा ना वो माइनस का mvl डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हमारे पास आ जाएगा, माइनस का mvl डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाएगा। इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम अलग आया, उसके अबाउट अलग आया। काफी पढ़ा दिया बच्चों मैंने आपको आज, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना और काइनेटिक एनर्जी लिखना। अब इसमें बचे क्वेश्चंस जिनमें हम रोलिंग वाली बात करेंगे अगली क्लास में। रोलिंग मोशन, कोलिजन, 2 क्लास लगेंगी अभी इस वाले पार्ट पे ना। खैर अगली क्लास बच्चों हमारी डिस्कशन है, DCS रहेगी। एक्सरसाइज 1 में बच्चों मैंने CTRM से पहले तक आपको सारा दे रखा है। आई ओमेगा का साइन का पता क्या? ओमेगा आई तो देखो स्केलर होता है, ओमेगा होता है वेक्टर, तो ओमेगा की जिधर डायरेक्शन होगी ना उधर की तरफ आई ओमेगा का साइन आएगा। ओमेगा कैसे है यहाँ पे ऐसे, ओमेगा ऐसे होने का मतलब क्या है कि अपने राइट हैंड की फिंगर को ऐसे ओमेगा के सेंस में घुमाओ तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा मैं तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क बच्चों दोबारा से याद दिला देता हूँ, क्या है होमवर्क हमारा आज का। मैंने तुम्हें होमवर्क ऑलरेडी दे रखा है, 28 तक हमारा डिस्कशन हो चुका है। 28 के बाद में आप लोग जो है 45 तक करके आओगे अब ना, 45 तक, ठीक है 45 तक। इसमें से मैं 38 तक ऑलरेडी तुम्हें 40 तक ऑलरेडी दे दिया था, 5 क्वेश्चन और बढ़ाए मैंने ना। तो 45 तक बच्चों कल डिस्कशन होगा एक्सरसाइज 1 का। सब्जेक्टिव में आ जाओ। सब्जेक्टिव में बच्चों मैंने ऑलरेडी 14 तक आपको होमवर्क दे रखा था, 14 तक। 15वां और कर लेना बस ना, 15वां। 15 तक है बच्चों आपका सब्जेक्टिव, 15वें तक, ठीक है। 15वें क्वेश्चन तक बच्चों आप करके आइए, बाद बाकी बात बच्चों कल करेंगे, ठीक है। इट विल टेक टाइम, मतलब ना इस पर 2 लेक्चर कम से कम मुझे लेने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हें अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी CTRM की। CTRM बहुत इंटरेस्टिंग और सबसे बड़ा पार्ट है इसका रोटेशनल मोशन का। सो
15 लेक्चर में खत्म होगा कम से कम ना, 14 लेक्चर में नहीं 15 में, वो CTRM खाएगा हमारे और लेक्चर ना। चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाय।